नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। दोस्तों, वैल्यू एडिशन में हायर पेंशन प्रो राटा बेसिस फॉर्मूला से लेके एक ऐसा जजमेंट आपके लिए लाया हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो आपकी हायर पेंशन की अमाउंट को 12 से 20% बढ़ा सकता है। दोस्तों, हायर पेंशन में जब से प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया था, तब से आपकी पेंशन 20% तक कम हो रही थी और ये बिल्कुल वैलिड फैक्ट था और इसके वजह से बहुत सारे सीनियर सिटीजन चिंता में थे। लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जहां पर प्रो राटा बेसिस को ना सिर्फ खारिज किया है, बल्कि ये एक जजमेंट इन रेम है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी समझाऊं कि क्या होता है जजमेंट इन रेम, आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है वो जनरली सिर्फ उस केस के पिटिशनर्स को ही अप्लीकेबल होता है। मतलब कि अगर एक केस लड़ा गया है और उसमें 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पिटीशन डाला था, तो जो भी रिजल्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ उन 25 लोगों को ही अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त जज बोलता है कि ये जजमेंट इन रेम है, तो ये उस तरह के सिचुएटेड लोगों को इक्वली अप्लीकेबल होता है। मतलब जिन भी लोगों की कंडीशन इन 25 लोगों से मैच करती है, वो सिमिलरली विक्टिमाइज फील करते हैं, सिमिलरली उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो इस पिटिशन का पार्ट नहीं है, तो उनके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि ये जजमेंट उनके फायदे में आएगा। तो दोस्तों, आज जो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये जजमेंट इन रेम है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है पैन इंडिया एप्लीकेबल हो जाता है, उसी तरह से जजमेंट इन रेम भी पैन इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जिसकी हालत सेम है, जिसकी पेंशन शुरू हो चुकी है, जिसको प्रो राटा बेसिस के बेसिस पर पेंशन मिल रही है, और जिनको लगता है कि भाई उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी पेंशन कम करके उनको दी है, तो दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी है कि अब आपका प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला हट सकता है, अगर आप एक छोटा सा स्टेप ले, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, ये करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है, क्योंकि जज साहब ने सिर्फ 3 महीने का समय दिया है उन लोगों के लिए जिनकी हायर पेंशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर वो 3 महीने के अंदर वो स्टेप ले लेते हैं जो जज साहब ने बताया, तो आपकी हायर पेंशन बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, इस जजमेंट में और एक चीज भी दी है जहां पर आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। हम सबको पता है कि भाई एरियस पे ईपीएफओ इंटरेस्ट नहीं देता था, जबकि जो पैसा ईपीएफओ सीनियर सिटीजन से कलेक्ट करता था या एम्प्लॉय से कलेक्ट करता था, उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट उस दिन तक चार्ज करता था जब तक वो पैसा भरा जाता है। और ये जो अन्याय था कि ईपीएफओ जब पैसा लेता है तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जब एरियस देता है तो इंटरेस्ट नहीं देता है, ये एक बहुत बड़ा अन्याय था। इसको भी इस केस में रिजॉल्व किया गया है। उसी के साथ साथ ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा कि आपने पैसे भर दिए, ईपीएफओ ने जो पैसे मांगे थे, लेकिन आपका पेंशन ऑर्डर 7 से 8 महीने के बाद इशू हुआ। और दोस्तों, ये जो 7 से 8 महीने के बाद इशू होता है ना, ये एक्चुअली वायलेशन ऑफ रूल्स है, ये एक्चुअली वायलेशन ऑफ नॉर्म्स है, और इसके लिए भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो भी दोस्तों इस केस में डिटेल में समझाया गया है। तो आज का ये केस बहुत ही लैंडमार्क है, जहां पर आपको एरियस के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, जहां पर आपका प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला भी हट जाएगा, और आपको एडिशनली इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आपका पीपीओ डिलेड तरीके से इशू किया गया था। तो दोस्तों, आज का एक केस डिटेल में सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप कीजिए और आगे आगे बढ़िए। डिटेल में पढ़िए कि क्या लॉजिकल आर्गुमेंट दिए गए थे और क्या फाइनल जजमेंट आया। इससे आपको फाइनेंशियली फायदा होगा। और मैं बता सकता हूं कि जो हायर पेंशनर, जिसकी हायर पेंशन शुरू हो चुकी है या होने वाली है, वो अगर हायर पेंशन मिलने के बाद 10 से ज्यादा साल सर्वाइव कर जाता है, तो ये जजमेंट उसको 10 से 12 लाख का फायदा देने की ताकत रखता है। जब आपको इतना ज्यादा फायदा होने वाला है, तो आपने ये जजमेंट आखिरी तक देखना चाहिए। और दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, आपके हक के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके सामने ला रहा हूं, तो ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें, एंगेज करें उसके साथ, और आपके व्यूज मुझे बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों, आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है, आपकी आवाज उठाने वाला चैनल है, क्योंकि यूट्यूब पे और कोई ऐसा चैनल नहीं है जो सीनियर सिटीजन के हक के लिए, हायर पेंशन के लिए कोई भी वीडियो बनाता होगा। तो दोस्तों, आपने अगर आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहां पर हम देखेंगे पंजाब हाई कोर्ट का वो जजमेंट जहां पर प्रो राटा बेसिस, एरियस और एडिशनल डिले जो होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, उसके बारे में क्या कहा है।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो जजमेंट आया है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आया हुआ है, जो चंडीगढ़ बेंच होता है उनका। और इसके जो मेन पिटिशनर है वो है श्री सुरिंदर कुमार जी, और ये इनका पिटिशन नंबर है। अब इसमें पंजाब और हाई कोर्ट में बहुत सारे और रिट पिटिशंस भी गए थे, जहां पर बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। तो ऐसे कई सारे तकरीबन 75 रिट पिटिशंस को एक साथ यहाँ पर कंबाइन किया गया है, क्योंकि इन सबकी जो भी दलील थी, जो पिटिशन था, वो एक्चुअली सुरिंदर कुमार जी के पिटिशन से सिमिलर था, और इसीलिए ऐसे 75 केसेस को एक साथ ज्वाइन करा दिया गया है और उसके बेसिस पर ये जजमेंट दिया गया है। और ये जजमेंट इसीलिए जजमेंट इन रेम दिया गया है क्योंकि इस तरह के कई और लोग होंगे जो सिमिलर तरह से पीड़ित होंगे, लेकिन वो कोर्ट में नहीं गए थे। तो दोस्तों इन 75 लोगों की लड़ाई हम सबके यहाँ पर काम आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर जो जज साहब थे उनका नाम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरप्रीत सिंह ब्रार, और इन्होंने बहुत ही सुंदर जजमेंट दिया। इनकी बिल्कुल यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए कि एक एक नीटी ग्रिटी को डिटेल में समझा है और उसके हिसाब से इन्होंने जजमेंट यहाँ पर दिया है। अब दोस्तों जब हम कोई भी केस पढ़ते हैं तो पहले एक होता है प्रेयर, जो पिटिशन किया जाता है कि भाई चाहते क्या हो, और उसके बाद होते हैं आर्गुमेंट्स, जो पहले पिटिशनर होंगे जिन्होंने केस दर्ज किया है उनके आर्गुमेंट्स, और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट होंगे जिनके ऊपर केस डाला गया है उनके आर्गुमेंट्स, और फाइनली कंक्लूजन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेयर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, जो आर्ग्यूमेंट्स है मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, जो रिस्पोंडेंट्स के आर्गुमेंट्स है वो भी शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन कंक्लूजन दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इतना शॉर्टकट करने के बाद भी मुझे लगता है ये वीडियो कम से कम आधे घंटे से ऊपर का होगा, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है और आपको समझने की जरूरत है कि ये जो भी दिया गया है डिसीजन, ये क्यों दिया गया। क्योंकि अगर समझ लीजिए ये तो पंजाब हाई कोर्ट का आया हुआ है, अगर आप यूपी में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और आप जब ईपीएफओ के पास जाके वो चीज करेंगे जो इस जजमेंट के एंड में बताया है, तो उस वक्त में आपको लॉजिकल आर्गुमेंट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ईपीएफओ ऑफिशियल्स इतने आसानी से नहीं मानने वाले हैं। जजमेंट मिलने के बाद भी उनको आपको शॉर्टकट में चीज समझानी पड़ेगी, इसलिए आपको एक ब्रीफ पता होना चाहिए। और अगर कुछ ना हो सके तो जो ऑफिशियल आपको हायर पेंशन बढ़ा के देने से मना करेगा, प्रोराटा बेसिस हटा के देने से मना करेगा, उसको डेफिनेटली मेरा लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा इस वीडियो का, वो देखेगा और समझेगा कि दलील क्या थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि पहले पिटीशन क्या थी, शॉर्टकट में फास्ट तरह से बताता हूं। तो दोस्तों ये जो केस था, इसमें सबसे पहला जो पिटीशन था कि जो सर्कुलर डेटेड 18/1/2025 है, जहां पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस इशू किए गए थे, जिसमें एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का भी था कि अगर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स अलाउ नहीं करते हैं सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। ये क्लैरिफिकेशन भी इस 18/1/2025 के सर्कुलर में था, उसको स्क्वैश करने की बात की गई है। और इसमें ऐसे कई सारे जस्टिफिकेशंस थे जो ईपीएफओ ने इंटरनली सर्कुलेट किए थे अपने ऑफिसर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जिसकी वजह से पूरा रायता फैल गया था और बहुत लोगों को नुकसान हुआ था। इस सर्कुलर को कैंसिल करने की, स्क्वैश करने की यहाँ पर इन्होंने बात की है। दूसरा है, जब आपने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा था हायर पेंशन का, तो उसमें एक सीरियल नंबर 6 और 7 था, जिसको टिक किए बगैर आप फॉर्म भर ही नहीं सकते थे। तो यहां पर पिटिशनर्स ने कहा है कि भाई वो जो आपने एक कंडीशन रखी थी जो पूरी ईपीएफओ के फेवर में थी कि भाई किसी भी तरह के चेंजेस हो जाएंगे तो आपको अप्लीकेबल करना होगा, फ्यूचर में कोई भी बदलाव हो जाएगा तो आपको मानना होगा। अगर ईपीएफओ ने कुछ रूल सेट किए थे कि हम पेंशन इस तरह से देंगे, भले वो कायदे के हिसाब से बनते हैं कि नहीं बनते, लॉ के हिसाब से बनते हैं कि नहीं बनते, किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने होंगे कि ये सारे बदलाव हम मानेंगे और उसी के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो क्योंकि जो जबरदस्ती हो रही थी कि अगर मैं वो कंडीशन ना मानूं तो मैं जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं भर सकता था, और समय निकलता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो विंडो दिया था उस टाइम पे 2023 में, वो विंडो निकलते जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उस 6 और 7 पॉइंट नंबर को टिक कर दिया था, और उसके वजह से कुछ कंडीशंस ईपीएफओ ने एम्प्लॉयज के ऊपर लाद दी थी। और बाद में जब लोगों ने उसको चैलेंज किया तो ईपीएफओ बार बार बोलता था आप ही ने तो कंसेंट दिया था, आप ही ने तो कहा था कि हमको ये कंडीशंस मान्य है, तो अब आप उसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों वो जो पॉइंट 6 और 7 थे उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए भी यहाँ पर पिटीशन डाला गया था। ये बहुत ही यूनिक सा अलग सा पॉइंट यहाँ पर इन्होंने डाला था। दूसरा था कि कैलकुलेट पेंशन ऑन एक्चुअल वेजेस विदाउट प्रोराटा रिडक्शन एंड टू पे ऑल कॉन्सिक्वेंशियल एरियर्स। प्रोराटा मत लगाइए, एक्चुअल 60 मंथ्स के एवरेज पर दीजिए, वो इन्होंने बात की थी। और इन्होंने बोला था कि जो एरियस आएगा
पेंशन का, उसके ऊपर कम से कम 8% का इंटरेस्ट दीजिए। फिर उन्होंने बोला है कि पैरिटी बिटवीन द वेजेस ऑन विच एडिशनल कंट्रीब्यूशन वाज कलेक्टेड एंड द वेजेस रिकंड फॉर द फिक्सेशन अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब दोस्तों बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि जब आपसे रिफंड मनी लिया गया तो एक आपका सैलरी स्ट्रक्चर रह के आपका बेसिक प्लस डीए सब कुछ लगा के बताया गया कि इतना इतना आपको पैसा देना है। लेकिन जब आपकी पेंशन कैलकुलेट की गई तो पेंशनेबल सैलरी बहुत सारी केसेस में कम ली गई है। डीए का जो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट होता है, वो एडजस्टमेंट उन्होंने लिया नहीं था और इसके वजह से इसी केस में आप देखेंगे कि जो पैसा भरना है और जो पैसा मिलना है उसमें डिफरेंस आ गया है और इनका जो एरियस केस में मिला है उसमें 90,000 रुपए का डिफरेंस है। और ये 90,000 रुपए कितने वैल्यू के ऊपर है? तकरीबन 13.5 लाख के ऊपर है। मतलब कि 5 से 6% का यहां पर डिफरेंस आ रहा है और ये आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपकी हायर पेंशन अगर शुरू हो चुकी है और आपको एरियस मिल चुका है तो मैं आपको बता रहा हूं आपका एरियस और 1 लाख रुपए तक बढ़ सकता है अगर आप इस केस के जजमेंट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। और ये बोल रहा है कि जो भी एक्सेस इंटरेस्ट लिया है उसको वापस कर दीजिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसे 4-5 चीजों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर दलील दी गई है, प्रेयर किया गया है कि भाई हमको जस्टिस मिलना चाहिए। अब दोस्तों शुरुआत में जो पेटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट है, जिन्होंने दलील डाली, जिन्होंने केस डाला है, उनके जो वकील है उनके आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें कुछ बेसिक चीज दी है, हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, हमको अच्छे से पता है। बस जानने वाली बात है कि जो सुरेंद्र कुमार जी है यहाँ पर वो पंजाब वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करते थे और ये 31/8/2019 को अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। और दोस्तों जो फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटम देयर ऑफ इज आल्सो प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 12 ऑफ 1995 पेंशन स्कीम एंड पैराग्राफ 11 यहाँ पर कहा गया है। अब यहां से जो आर्ग्यूमेंट है वो शुरू हो जाता है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि भाई पेंशनेबल सैलरी क्या होती है, क्योंकि पेंशनेबल सैलरी के बेसिस पर ही आपकी पेंशन निकलती है। तो ईपीएफ एक्ट में पैराग्राफ 12 में ये बताया कि भाई जो क्वांटम होगा फॉर्मूला का, कि फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, वो फॉर्मूला दिया गया 12 में और पैराग्राफ 11 में दिया गया है कि पेंशनेबल सैलरी किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। अब दोस्तों उसी के साथ साथ जो पैराग्राफ 11(3) था वो कहता था कि आप अगर सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन ये पैराग्राफ 11(3) जो था ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल था जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे। लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद के लिए पैराग्राफ 11(4) इंपॉर्टेंट था। तो हम सबने जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा हुआ है, ये जॉइंट ऑप्शन फॉर्म हमने पैराग्राफ 11(4) में भरा गया। इस टर्मिनोलॉजी में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस जजमेंट में ये चीजें बार बार आएंगी तो आपको पता होना चाहिए। पहले हमने देखा 12 में फॉर्मूला दिया गया, 11 में पेंशनेबल सैलरी दी गई है और 11(4) में ये बताया गया है कि जॉइंट ऑप्शन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, जिससे आप हायर पेंशन क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो पेंशनर थे सुरेंद्र कुमार जी, इनकी जो पेंशन इनको सैंक्शन हुई है वो हुई है 24,511 रुपए विद इफेक्ट फ्रॉम 12/8/2019 और इनको ये पीपीओ कब इशू किया गया, ये किया गया 23/12/2024, 23/12/2024। और यहाँ पर ये कहते हैं कि इनकी जो पेंशन है वो इलीगली और रॉन्गली प्रोराटा फॉर्मूला लगाकर कंप्यूट की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर इलीगल वर्ड क्यों यूज किया? इलीगल वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जो लॉ के अगेंस्ट होता है और ईपीएस पेंशन स्कीम एक लॉ ही है क्योंकि पार्लियामेंट ने पारित की हुई स्कीम है और उसमें कहीं पर भी प्रोराटा बेसिस का उल्लेख नहीं है और इसीलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है कि आप लॉ के अगेंस्ट जाके हमको प्रोराटा बेसिस लगा रहे हो तो उसको इलीगल ही माना जाएगा। अब दोस्तों यहां पर इनका कहना है कि आपने जो दो अलग अलग टुकड़ों में 2014 के पहले और 2014 के बाद का एक प्रोराटा बेसिस फॉर्मूला लगाया जिससे मेरी सैलरी कम हुई, वैसा नहीं करना चाहिए था। आपको जो लास्ट का मेरा 60 मंथ्स था उसका एवरेज लेके सैलरी बनानी चाहिए थी, जो कि सही तरीका होता क्योंकि वही दिया गया है पैराग्राफ 11(4) में। दोस्तों बता दो पैराग्राफ 11(4) में बहुत क्लियरली ये चीज दी गई है कि आपको लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज लेना है जब आप हायर पेंशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ईपीएफओ ने 14/2/2024 को एक सर्कुलर इशू किया था, 14 फरवरी को 2024 में सर्कुलर इशू किया था, जहां पर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर एक प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला लगा दिया था विच वाज इन वायलेशन ऑफ पैराग्राफ 11(4) ऑफ द ईपीएस स्कीम और इसीलिए इसको इलीगल कहा गया है।
अब दोस्तों जब हम प्रो राटा बेसिस की बात कर रहे हैं, तो ये प्रो राटा बेसिस बेसिकली आता कहां से है? अब देखिए, पैराग्राफ 11(1) जो है स्कीम का, वो बोलता है कि प्रो राटा बेसिस का एप्लीकेशन लगेगा। और ये एप्लीकेशन क्यों लगेगा? क्योंकि सीलिंग्स चेंज होते आ रहे थे। जो नॉर्मल आपको पेंशन मिलनी चाहिए थी ईपीएस में, वो सीलिंग के बेसिस पर मिलनी चाहिए थी। जब 5,000 था सीलिंग, जब 6,500 था, जब 15,000 था, इस अमाउंट के ऊपर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, और आपको जो मैक्सिमम पेंशन मिलनी थी इन्हीं सीलिंग्स के ऊपर मिलनी थी। और जब आपको मिलनी थी, तो क्योंकि आपने अलग-अलग टाइम पीरियड पे अलग-अलग वैल्यू कंट्रीब्यूट की है, तो आपको अलग-अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग-अलग पेंशन का एवरेजिंग करके आपको पेंशन दी जाएगी, ऐसा 11(1) में लिखा था। और ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे हम पैराग्राफ 11(4) में आते हैं, जहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने मिलकर डिसीजन ले लिया है कि मुझे एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर कंट्रीब्यूट करना है, हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट करना है, तो मेरी जो पेंशन आनी है, वो मेरी लास्ट के 60 मंथ्स के एवरेज पर आएगी। क्योंकि अब मैं अलग अलग पीरियड के हिसाब से सीलिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं थ्रू आउट द सर्विस पीरियड जो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, वो एक्चुअल वेजेस पे दे रहा हूं। और क्योंकि एक कंसिस्टेंसी है एक्चुअल वेजेस की, इसीलिए जो मेरा फॉर्मूला होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा, डिवाइडेड नहीं होगा पीरियड्स में। तो यहां पर प्रोराटा बेसिस नहीं लग सकता। ये यहां पर मेजर आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है। देखिए, ये इन्होंने कहा है कि एज पर पैराग्राफ 12(2) फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द मंथली पेंशन एंड इट्स प्रोविजियो refers to pro rata pensionable service only in the context of wage ceiling cases। जहां पर भी वेज सीलिंग के बेसिस पे कंट्रीब्यूट किया गया, वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है। thus the concept Thus, the concept of pro rata calculation is confined to paragraph 11(1) and the proviso to paragraph 12(2) and finds no application to cases falling under paragraph 11(4)। तो जहां जहां हायर पेंशन की बात आती है, वहां पैराग्राफ 11(4) एप्लीकेबल होता है, और 11(4) में कहीं पर भी सीलिंग या प्रो राटा बेसिस की बात नहीं की गई है। अब दोस्तों जब भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि लास्ट के 60 महीने का ही एवरेज लेना चाहिए, 60 महीने का एवरेज लेना चाहिए, तो इन जनरल लोगों को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि कोई भी ईपीएस स्कीम नहीं पढ़ता है। तो ये लोगों को बात पता कैसे चली कि लास्ट के 60 मंथ्स के एवरेज लेना चाहिए, और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये पता तब वहां चला जब ईपीएफओ ने खुद ने एक सर्कुलर इशू कर दिया, जिसकी डेट थी 1/6/2023। 1 जून 2023 को, मतलब कि यहां से 3 साल पहले एक सर्कुलर इशू किया गया था, जहां पर उन्होंने खुद ही एक मेथोडोलॉजी दे दी थी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन इन हायर वेजेस केसेस। अब दोस्तों यहां पर दो चीजें बोली गई थी कि अगर हायर पेंशन पैराग्राफ 11(3) के बेसिस पे दी गई है, मतलब कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले एग्जिट हो चुके हैं ईपीएस से, तो उनके लिए लास्ट के 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा, ऐसा इस सर्कुलर में कहा गया था। और जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर होंगे या एग्जिट करेंगे, उनकी जो सैलरी होगी वो लास्ट के 60 मंथ के एवरेज की बेसिस पर पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट की जाएगी, और उसके हिसाब से उनका पेंशन बनेगा। ये ईपीएफओ ने खुद ने ही इशू कर दिया था, और तभी जनरल पब्लिक को पता चला कि ये कितना फायदेमंद है। और जब ये इशू हुआ, तो उसके बेसिस पर ही लोगों ने और इंटरेस्ट से शायद फॉर्म भरे थे, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत ही ल्यूक्रेटिव था, बहुत ही फायदेमंद था। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर 5 से 6 वीडियोस बनाए कि ये हायर पेंशन एप्लीकेशन क्यों इतना फायदेमंद होगा अगर ये फॉर्मूला लग जाता है तो। लेकिन फ्यूचर में जाके क्या हुआ? फ्यूचर में ईपीएफओ को समझ में आ गया कि भाई हमसे तो गलती होगी, हम तो ऐसे लुट जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, 14 फरवरी 2024 को और एक इंटरनल सर्कुलेशन के लिए, अब दोस्तों ये सर्कुलर जनरल पब्लिक के नहीं था, ये जो सर्कुलर या इंटरनल ईमेल था, ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए था, जहां पर चुपके से ऑफिसर्स को ये बता दिया कि भाई आपको जो पेंशन देनी है प्रो राटा बेसिस पर देनी है, और उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगा दिया कि भाई आपकी 1 सितंबर 2014 के पहले की हायर सैलरी ली जाएगी, फिर 1 सितंबर 2014 के बाद की हाईएस्ट सैलरी ली जाएगी, और फिर लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज करेंगे। और जब 1 सितंबर 2014 के पहले आपकी जो हाईएस्ट सैलरी होगी और लास्ट का 60 मंथ्स का जो एवरेज होगा, उसमें से जो कम होगा वो लेंगे। तो लॉजिकली जो आपकी पहले की हाईएस्ट सैलरी है वो आपके लास्ट के एवरेज से कम होगी, तो वो लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें भी सेम करेंगे, हाईएस्ट सैलरी लेंगे और जो एवरेज है उसको लेंगे, और उसमें जो कम होगा वो लेंगे। तो दोनों जगह कम कम वाली सैलरी लेके आपकी हायर पेंशन को 12 से 20% कम कर दिया। ये इन्होंने झोल कर दिया। और खासियत बात है, ये ओपन सर्कुलेशन सर्कुलर नहीं था,
ये इंटरनल ईमेल था जो चुपके से काम किया गया था और खुद ही के 1 साल पहले जो सर्कुलर इशू किया था उसी को इन्होंने वॉइड कर दिया था। और यहां पर हम सबने फील किया कि भाई हमारे साथ हो गया है धोखा। अब दोस्तों जो दूसरी बात यहां पर की गई है, जो एक सर्कुलर आया था 18 जनवरी 2025 का, उसमें भी यही बात बताई गई थी और इसमें ये बोल दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को भी पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब अपना जो ब्लेम था ईपीएफओ ने एमओएलई के ऊपर डाल दिया था, मिनिस्टर ऑफ लेबर के ऊपर डाल दिया था। इन्होंने कहा था द प्रो राटा कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इज प्रोवाइडेड इन पैरा 12 ऑफ द ईपीएस and is equitable treating both categories of pensioner, that is pensioners under wage ceiling and those with higher wages on equal footing. Further, the Honorable Supreme Court had also not found the same ultra wires. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम भी इन्होंने ले लिया जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एक्चुअली कंटेम्प्ट में है यहाँ पर। Accordingly, Ministry of Labor and Employment has agreed with the computation of pension on pro rata basis for pension on higher wages. जो पिटिशनर के वकील है वो कहते हैं कि भाई प्रो राटा बेसिस हमेशा ही वेज सीलिंग के ऊपर अप्लीकेबल था, हायर पेंशन के लिए ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया है। ऊपर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एडजुडिकेट ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ पेंशन कंप्यूटेशन एंड द इशू वाज नाइदर रेज्ड नॉट डिसाइडेड इन सुनील कुमार केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रो राटा बेसिस हायर पेंशन के लिए लगेगा ऐसा कोई इशू उठा ही नहीं था, रेज ही नहीं हुआ था। तो फिर कैसे सर्कुलर में लिख दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट है उससे बराबर चल रहा है करके, ये गलत है। Pro rata method was not even in existence when the matter in Sunil Kumar B was under consideration before the Honorable Supreme Court. Basically ये जो pro rata basis है ये उस टाइम पे था ही नहीं जब ये केस चल रहा था 2022 में। और it was pointed out that higher pension had been dispersed without applying any pro rata deduction for nearly 9 years following the amendment in September 2014. जिन लोगों ने सितंबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले हायर पेंशन ले ली थी, उनका एक्चुअली लास्ट के 60 मंथ्स के बेसिस पर ही पेंशन चल रहा था और यही अज्यूम करके चल रहा था कि भाई यही सिस्टम आगे भी एप्लीकेबल होगा और तब प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला था ही नहीं। तो सडनली 9 साल तक ईपीएफओ ने ये पेंशन दी है। किस बेसिस पर दी है? एक्चुअल लास्ट 60 मंथ्स के बेसिस पर दी है। तो फिर प्रोराटा बेसिस आया कहां से, ये यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है। ऊपर से 2025 में केरला हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दे दिया है कि भाई जिन जिन लोगों की पेंशन स्टार्ट हो चुकी थी उनको आप 60 मंथ के बेसिस पर दे रहे थे और सडनली फिर आपने 2024 में एक सर्कुलर इशू किया और आपने उन सबकी पेंशन कम कर दी, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। मतलब चलिए जो नए आ रहे हैं उनको नहीं दे रहे हो बात अलग है, अरे जिनकी पेंशन स्टार्ट हो चुकी, जिनकी बड़ी हुई थी उनको भी कम कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मैंने एक स्कीम में पार्टिसिपेट किया एक रूल समझ के, आपने मेरा पैसा भर देने का रूल्स बदल दिए, ये तो फ्रॉड हुआ ना। यही यहां पर कहा जा रहा है बार बार कि केरला हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई आप इस तरह से पैसे कम नहीं कर सकते, कर्टेल नहीं कर सकते, और इसलिए पेंशन बढ़ाने की बात की गई थी। अब यहां पर बोल रहे हैं कि जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है स्कीम में वो अकॉर्डेंस इन लॉ होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने स्कीम बनाई थी तो सिर्फ पार्लियामेंट ही इसको चेंज कर सकती है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसको चेंज नहीं कर सकता। एनी अमेंडमेंट टू द स्कीम कैन ओनली बी इफेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। चेंज करना है तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस देयरफॉर कैनॉट इंट्रोड्यूस न्यू कंडीशंस सच एज एप्लीकेशन ऑफ प्रो राटा फॉर्मूला in higher wage cases which are not contemplated under the scheme। तो अपने मन मर्जी से कोई भी सर्कुलर इशू करके आप लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। 1995 scheme is a beneficial legislation and thus must receive a liberal construction so as to advance the interest of pensioners and not curtail them। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट यही बार बार कहा है कि जब भी कोई ऐसी बॉडी जिसको लोगों के वेलफेयर करने के लिए, उनके आने वाली जिंदगी में कुछ सुविधा देने के लिए फॉर्मुलेट किया गया है, तो वहां पर आपको लिबरली उसको इंटरप्रेट करना है। जितना ज्यादा आप वेलफेयर कर सकते हो उतना वेलफेयर होने के लिए उसको इंटरप्रेट करना है, लकीर के फकीर नहीं बनना है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में कहा है और वही यहां पर बार बार बोल रहे हैं कि जहां पर पेंशनर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सकता है उस तरह से आपको इंटरप्रिटेशन देना था। लेकिन ईपीएफओ ने क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, इंटरप्रिटेशन किया कि जैसे इसको रिग्रेसिवली किया कर सकते हैं उतना रिग्रेसिवली किया और लोगों का यहां पर नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों यहां तक जो हमने आर्ग्यूमेंट देखा वो था प्रो राटा बेसिस के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट कहता है
या जितने भी जजमेंट है वहां बोलता है कि लिबरली आपको लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में इंटरप्रेट करना है। दूसरा, आपको लॉ के हिसाब से चलना है, अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। आपने खुद ने 1 जून 2023 में सर्कुलर इशू किया था, जिसके हिसाब से आपने बोला था लास्ट 60 मंथ्स के हिसाब से देंगे, वो देख के लोगों ने फॉर्म भरे, और उसके बाद आपने एक नया सर्कुलर लाया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में प्रो राटा बेसिस का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पहले 9 साल तक लास्ट के 60 मंथ्स के बेसिक प्लस डीए के ऊपर हायर पेंशन दी जा रही थी। ऐसे कई सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कीम में खुद जो पैराग्राफ 11(4) है वो बोलता है कि भाई आपको प्रोराटा बेसिस नहीं लगेगा, आपको हायर वेजेस के ऊपर ही एक्चुअल में सैलरी, पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करके पेंशन दी जाएगी। ये थे दोस्तों आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रोराटा बेसिस। अब आते हैं कि जो इंटरेस्ट लोगों से चार्ज किया गया है, जब आपको रिफंड डिमांड लेटर आया तो आपने कुछ इंटरेस्ट भर के दिया है। आप अगर 2020 में एग्जिट कर चुके थे ईपीएस से, 58 ईयर्स की एज अचीव कर चुके थे, और आपको अगर लेटर 2024 में आया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, तो इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, वो यहाँ पर दलील डाली गई है। इन्होंने बोला है कि जब आप पैराग्राफ 11(4) के तहत हायर पेंशन का फॉर्म भरते हो तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंसेंट ही रिक्वायर्ड होती है कि हाँ हम एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ईपीएफओ अपने मन मर्जी से एडिशनल कंडीशंस विद इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। EPFO has effectively sought to legislate through administrative instruction which is impermissible in law. अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर इशू करके आप लेजिस्लेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप लॉ को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं हो सकता। It was submitted that the Honorable Supreme Court did not authorize imposition of onerous condition such as recovery of interest respectively. जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब इंटरेस्ट लेना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या गया, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा सीलिंग से और हायर वेजेस के ऊपर, वो आपको रिमिट करना होगा, यही लिखा है, इंटरेस्ट की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है। और उन्होंने बोला है कि पेटिशनर हैज बीन कंपेल्ड टू एक्सेप्ट आर्बिट्ररी कंडीशंस लैकिंग द फोर्स ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पास्ट डेट। एनी डिक्लेरेशन ऑब्टेन्ड अंडर द कंपल्शन फॉर अवेलिंग अ स्टैट्यूटरी बेनिफिट कैनॉट ऑपरेट एज वैलिड वेवर ऑफ स्टैट्यूटरी राइट। दोस्तों ईपीएफओ को जब आर्गुमेंट बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया, लॉ में भी कहीं नहीं लिखा है कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, तो ईपीएफओ ने बोला कि जब आपने फॉर्म भरा था ना तो आपने बहुत सारे टिक मारे, उसमें एक चीज थी कि भाई आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो आपने कंसेंट दिए तो आपको वो कंसेंट पूरी करनी होगी और इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन अगर मुझे हायर पेंशन का फॉर्म लेना था तो वो टिक किए बगैर मैं फॉर्म को क्लिक ही नहीं कर सकता था आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे एक तरह से फोर्स किया गया था कि भाई मैं वो टिक करूं तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो भाई ये कंसेंट जो आपने मुझसे ली ये फोर्स्ड कंटेंट है और ये वैलिड नहीं मानी जा सकती। तो ये अगर मुझे कुछ बेनिफिट लेनी है तो ये कंडीशन मीट करोगे तो ही बेनिफिट देंगे, वरना नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? और वो जो कंडीशन आप लगा रहे हो लॉ के हिसाब से सही भी नहीं है। तो भाई हो सकता है मुझे बेनिफिट लेने के लिए डेडलाइन मेरे निकलती जा रही थी, मैंने टिक कर दिया हो, लेकिन आज मैं कोर्ट में इस बात को चैलेंज करता हूं कि आपने कंडीशन ही सही नहीं लगाई थी, वो यहां पर बात की जा रही है। अब दोस्तों यहां तक इन्होंने बात की कि भाई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, अब ये एरियस के ऊपर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं while the respondents have recovered the differential contribution along with interest, the areas of the pension have been paid to the petitioner after substantial delay without any corresponding interest which is arbitrary and inequitable। अब दोस्तों ये यहाँ पर ना एरियस के ऊपर के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, सॉरी, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई मैंने पैसा भर दिया और मेरा पीपीओ बहुत दिन बाद इशू हुआ, तो ये जो डिले हुआ इसके ऊपर मुझे कंपेंसेशन चाहिए और मैं कंपेंसेशन के लिए एलिजिबल हूँ। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब आपने पैसा भर दिया और आपको पीपीओ मिला, तो अगर 5 से 6 महीने आपको लग गए तो जो डिले हुआ है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई होगी, हो सकता है आपने मार्केट में इंटरेस्ट से पैसे उठा के पैसे भरे हो सकता है आपने पूरी रिटायरमेंट सेविंग इनको देके पैसे भरे हो, तो ये जो डिले होगा दोस्तों, ये डिले के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वरना ईपीएफओ तो भाई मेरे मरने के बाद पैसा देगा, किसका फायदा होगा इसमें? नहीं होगा ना। तो ऐसी मनमर्जी नहीं चल सकती, एक कुछ डेडलाइन फिक्स करनी चाहिए और अगर वो डेडलाइन नहीं मीट हो रही है तो उसके ऊपर उनको पेनल्टी लगनी चाहिए, वो यहाँ पर बात की जा रही है। अगेन फिर से 18(1) की यहाँ पर बात की है। 18(1) में ही लिखा है हाउएवर द इंटरेस्ट ऑन सच ड्यूज आइदर फ्रॉम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और डिमांड लेटर्स मे बी रिकवर्ड अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट से सेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ईपीएस 95। तो दोस्तों ये जो था कि भाई आपको जो लेने हैं पैसे लेने हैं, तो पैसे जो लेने हैं
वो कब आप ले सकते हो, वो आप ले सकते हो, मतलब ईपीएफओ जो पैसा ले सकता है इंटरेस्ट के फॉर्म में कब ले सकता है, द रिवीजन ऑफ द वेजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वेयर नॉट डिलीवरेट और विलफुल डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, देयरफॉर सच वेजेस शुड बी अकाउंटेड फॉर अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव मंथ्स फॉर विच द एरियर्स वेर मेंट. In such cases, it would not be appropriate to recover damages under section 14B. अब देखो, एक जो था क्लैरिफिकेशन वो था रिकनिंग वेज एरिया दैट आर पेएबल रिट्रोस्पेक्टिवली. जब आप वेजेस कलेक्ट करने हैं, लेकिन ईपीएफओ जब वो कलेक्ट कर रहा है तो उसमें डिले हुआ है. अब वो डिले किसकी वजह से हुआ, एम्प्लॉय की वजह से हुआ, एम्प्लॉयर की वजह से हुआ, तो उसके ऊपर डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं ईपीएफओ की तरफ से. लेकिन अगर वो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जैसे इस केस में एट्रीब्यूटेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले हायर पेंशन का फॉर्मूला था ही नहीं, या एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते थे. जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तभी हम अप्लाई कर सकते थे, तो इन्होंने अप्लाई किया, तो उसमें एम्प्लॉयर की क्या फॉल्ट है? नहीं फॉल्ट है. तो आप सेक्शन 14B के अंदर डैमेजेस नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट लीजिए उस पैसे के ऊपर जो आपको मिलेगा. जो एम्प्लॉय पैसा भरेगा, कब से? उसके रिटायरमेंट डेट से उसकी डिमांड लेटर की डेट तक का, उस पर इंटरेस्ट लीजिए. ये फिर भी अपने ही रूल को कॉन्ट्रडिक्ट करके यहाँ पर ईपीएफओ बोल रहा है, ये यहाँ पर आर्गुमेंट दिया गया है. इन केसेस वेयर द डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी डेलिबरेट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ ड्यूज इज रिकवरेबल ओनली अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और सेसेशन ऑफ मेंबरशिप विच एवर इज अर्लियर. आप रिटायरमेंट तक का ही डैमेज ले सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते हो, ऐसा यहाँ पर दलील दी गई है. ऊपर से रिस्पोंडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू इश्यू द रिवाइज पेंशन पेमेंट ऑर्डर विद इन 15 डेज. जैसे ही डिमांड लेटर का पैसा भर दिया है, रूल ये कहता है कि पीपीओ 15 दिन के अंदर इश्यू होना चाहिए, और अगर 15 दिन के अंदर इश्यू नहीं हो रहा है पीपीओ, तो फिर आपको उसका डैमेज भर के देना पड़ेगा. अब इन जो भाई साहब है, सुरेंद्र कुमार भाई साहब है, इनके केस में क्या है, इनको डिमांड लेटर इश्यू हुआ था 24/6/2024 को. इन्होंने अगले ही दिन जाके पैसे भर दिए, लेकिन इनको जो पीपीओ मिलना चाहिए था वो कब मिलना चाहिए था? 15 दिन के अंदर, मतलब कि 10 जुलाई तक इनको पीपीओ मिल जाना चाहिए था. पर इनको कब मिला? 23/12/2024 को मिला. ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के डिफरेंस के बाद इनको वो मिला. अब ये जो इनऑर्डिनेट डिले हुआ है 5.5 मंथ्स का, तो इसका कौन पैसा देगा भाई? इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पैसा आपने इलीगली मेरी तरफ से रख लिया है. It was contended that while the respondents have recovered the differential contribution along with interest, petitioner has not been compensated for the delay in the issuance of revised PPO. जो डिले हुआ है पीपीओ देने के लिए, उसके लिए पैसा दीजिए. दोस्तों, ऐसे भी केसेस है, डिमांड लेटर भरने के बाद 1.5 साल हो गया, अभी तक पीपीओ इशू नहीं किया, और ईपीएफओ डिलिबरेटली यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसको इंटरेस्ट तो नहीं देना, बाद में एरियर्स दे देंगे, विदाउट इंटरेस्ट तो कुछ भी चल सकता है, इसीलिए कर रहा है. और इस केस में प्रेसिडेंट सेट होगा कि अब अगर डिले करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा. तो वो सारे लोग जिनका डिले हो रहा है उनको 8% के रेट से यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है. इस जजमेंट से याद रखिएगा. अब दोस्तों, जो और एक मुद्दा था वो था वेज डिस्पैरिटी, कि भाई जब हमसे पैसा लिया तो आपने एक तरह के वेजेस कैलकुलेट किए, और जब हमको पैसा दिया तो एक और तरह के वेजेस कैलकुलेट किए, और इसके वजह से डिफरेंस आ रहा है. वो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो देखना है. While calculating the amount payable by the petitioner towards differential contribution, the respondents adopted higher wages, including areas of dearness allowance and pay revisions. ये सब लगा के हमसे पैसा ले लिया भाई. जितना पैसा हमको मिला था उसके हिसाब से आपने एरियास वेरियस सब कुछ लगा दिया, डीए बढ़ रहा है सब लगा दिया, और हमसे पैसा ले लिया. However, for the purpose of determining pensionable salary, the respondents have taken a lower wage figure, thereby creating a clear inconsistency. अब दोस्तों, यहां पर जो वकील साहब है उनका कहना है कि अगर 60 मंथ्स का एवरेज एक्चुअल सब डीए पे सब पे लिया होता तो वो आता 49,91,902. लेकिन क्योंकि डीए का अपॉर्शनमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए 48,99,902 ही लास्ट 60 मंथ की सैलरी आ रही है. तकरीबन 90,000 आपने कम लिया है, और जब आप फिगर कम लेंगे तो पेंशनेबल सैलरी भी आपकी कम पड़ेगी. दिखाता हूं कैसे. ये बोल रहे हैं कि अगर प्रोराटा प्रिंसिपल नहीं लगाया होता तो इनकी पेंशनेबल सैलरी जो पेंशन बनती वो बनती 28,212 रुपए, 28,212. लेकिन प्रोराटा मेथड लगाने के बाद भी अगर मेरी एक्चुअल सैलरी ले लेते हैं लोग तो बनती तकरीबन 24,623. लेकिन जो बनी वो कितनी बनी? 24,511. मतलब यहां पर आप देखेंगे 112 रुपए का डिफरेंस हर महीने आ रहा है,
जस्ट बिकॉज आपने वेजेस अलग अलग कैलकुलेट की, पैसा लेते वक्त अलग कैलकुलेट की और पैसा देते वक्त अलग अलग कैलकुलेट की, तो पेंशन में 122 रुपए का फर्क आ गया। और अगर ये प्रोराटा बेसिस पर नहीं लगता तो टोटल गेन जो होता वो होता 3701। अब दोस्तों इनको जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 24,511 और इस पे 3,700 बढ़ता तकरीबन 12 से 13%। अगर प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला हटा दिया जाए, सही वेजेस लिए जाए, तो इनकी सैलरी, इनकी जो पेंशन है हर महीने 12% से बढ़ सकती है। और दोस्तों ये व्यक्ति अगर यहाँ से 10 से 15 साल जिंदा रह जाते हैं तो हर साल तकरीबन 40,000 रुपए का इनको फायदा होगा, 40 से 45,000 का फायदा होगा। 10 साल में कम से कम 4.5 लाख का इनको फायदा होगा। ऐसी इनकी यहाँ पर दलील बन जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों ये थे सब दलीलें। पहला था प्रोराटा बेसिस, दूसरा था कि आपने हमसे इंटरेस्ट क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए था, रिटायरमेंट डेट तक ही लेना चाहिए था, उसके बाद नहीं लेना चाहिए था। प्लस हमको जो एरियर्स दे रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, प्लस आपने जो डिले कर दिया पीपीओ देने के ऊपर उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, और आपने हमारी सैलरी ही गलत कैलकुलेट की है। ये ऐसे 4 से 5 आर्गुमेंट यहाँ पर थे। उसके बाद दोस्तों ईपीएफओ ने कुछ कुछ आर्गुमेंट दिए जो मुझे अच्छे नहीं लगे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस भी नहीं करूंगा, इररिलेवेंट है, क्योंकि ये सारे आर्गुमेंट कोर्ट ने हटा दिए, खारिज कर दिए और एक जजमेंट दिया है। तो चलिए आते हैं जजमेंट पे, कि जज साहब क्या कहते हैं यहाँ पर। तो जज साहब के जो आर्गुमेंट्स थे दोस्तों वो थे कि केस बेसिकली 3 चीजों पे लड़ा चाह रहा है। पहला है प्रो राटा फॉर्मूला, तीसरा है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन, और तीसरा है वेज डिस्पैरिटी। इंटरेस्ट की बात करेंगे, प्रो राटा फॉर्मूला की बात करेंगे और डिस्पैरिटी ऑफ वेज की बात करेंगे। ये यहां पर जज साहब ने कहा है। यहां पर दोस्तों जज साहब कहते हैं, मैं इसका आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, इनका कहते हैं कि जहां पर सीलिंग्स है, अलग अलग सीलिंग्स है, वहां पर आप प्रोराटा बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप प्रोराटा नहीं बनाओगे तो कुछ कुछ लोगों को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, जिनकी सैलरी ज्यादा है उनको एंड में ज्यादा मिल जाएगी, जिनकी कम है उनको कम मिलेगा, तो ये सही नहीं होगा। तो सब वर्गों को इक्वल मिलना चाहिए, इसलिए प्रोराटा बेसिस लगा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो लिबरल कंस्ट्रक्शन के रूल को फॉलो करता है तो बिल्कुल उसको यूज करना चाहिए, इन्होंने यहां पर कहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोलते हैं कि अगर कोई भी बेनिफिशियल स्टैट्यूट्स है किसी लॉ में तो वो लिबरली कंस्ट्रक्ट करके उसको सोचना चाहिए, लिबरल इंटरप्रिटेशन उसका करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे केसेस का जज साहब ने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है। ये जजमेंट कॉपी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके सब पढ़ सकते, पढ़ना चाहे, पर इसका क्रक्स मैं आपको मोटा मोटा तौर पर यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी केसेस यहाँ पर जज साहब ने लिखे हैं वो यहाँ पर बताया। जज साहब कहते हैं पैराग्राफ 11(1) governs the computation of pensionable salaries in case where contributions are restricted to the statutory wage ceiling। जज साहब यहाँ पर मानते हैं, लेकिन पैराग्राफ 4 जो है वहां पर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सीलिंग के ऊपर लेना है या आपको प्रोराटा पर लेना है। Scheme expressly provides that pensionable salary shall be computed on the basis of actual higher salary. Significantly, this provision contains no stipulation regarding pro rata computation or bifurcation based on wage ceiling। ये कहीं पर भी bifurcation की बात नहीं करता है। Paragraph 12(2) where prescribes the formula of calculation for monthly pension refers to pro rata basis। The statutory framework indicates that concept of pro rata computation is confined to cases governed by paragraph 11(1) and the proviso to paragraph 11(2) and does not extend to cases falling under paragraph 11(4)। साहब का भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि 11(4) के तहत जो जॉइंट पेंशन फॉर्म भरे है उसमें आपको हायर पेंशन के लिए प्रो राटा बेसिस नहीं लगता। This court is of the considered view that a fundamental distinction must be drawn between members governed by paragraph 11(1) and those governed by 11(4). The latter category represents a distinct class of higher wage contributors who have historically remitted or have retrospectively remitted with interest contributions on their actual salaries without regard to statutory wage ceiling। जज साहब बोलते हैं हायर पेंशन जिनको मिलने वाली है, जिन्होंने हायर वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट किए, वो एक अलग कैटेगरी है और उनके लिए प्रो राटा बेसिस नहीं लगेगा। और रिस्पोंडेंट्स मतलब कि ईपीएफओ ने खुद ने 1 जून 2023 को सर्कुलर निकाला था जहां पर बताया गया था कि हायर वेजेस कैसे देंगे, 60 महीने के एवरेज पे देंगे, ऐसा खुद ईपीएफओ ने कहा है। The circular specifically provides that in such cases the pensionable salary is to be determined on the basis of average monthly pay drawn during the contributory period of service
falling within 60 months preceding the date of exit from the membership of pension fund. Notably, the circular contains no reference whatsoever to the application of any pro rata methodology. खुद के सर्कुलर में भी आपने बोला 60 महीने के हिसाब से देंगे, आपने वहां पर कोई भी प्रो राटा मेथोडोलॉजी नहीं लगाई है। और जज साहब बोलते हैं, this court finds substance in the contention advanced by the learned counsel for the petitioner that email dated 14/2/2024 and the subsequent clarification dated 18/1/2025 mark a clear departure from the methodology earlier prescribed by circular dated 1/6/2023 and are not in consonance with the amended provisions of 1995 scheme. खुद के सर्कुलर्स वायलेट कर रहे हैं और आपका लॉ के हिसाब से नहीं है, ये कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व कर दिया है। The 1995 pension unequivocally defines pensionable salary as the average monthly pay drawn during the contributory service period comprising 60 months. और जज साहब यहां पर कहते हैं, it is settled law that executive or administrative instructions cannot amend or override statutory rules, nor can any such instruction be issued in derogation of the statutory framework. तो यहां पर हड़का दिया गया है ईपीएफओ ऑफिशियल्स को कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर इशू करके आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों सबसे बढ़िया लाइन तो अब यहां पर आई है, जो बार बार बोल रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा था, उसके लिए अभी यहां पर रैगिंग होगी। Furthermore, this court is unable to accept the contention of learned counsel for respondents that the Honorable Supreme Court in Sunil Kumar case had upheld the applicability of pro rata formula for computation of pensionable salary in higher wage cases. A careful reading of the said judgment reveals that issue concerning the application of pro rata methodology in such cases was neither raised before nor adjudicated by the Honorable Supreme Court. Rather, as noticed herein above, the said methodology appears to have been introduced for the first time through email dated 14/2/2024 and therefore was not even in existence at the time when the matter was considered before the Honorable Supreme Court. क्लियरली बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी। इनफैक्ट 2 साल बाद आपने सर्कुलर इशू किया है, जहां पर आपने पहली बार कहा कि प्रो राटा बेसिस पर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेना चाहिए। अब यहां पर जज साहब प्रो राटा बेसिस के ऊपर जजमेंट फरमा रहे हैं। दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट प्रो राटा मेथोडोलॉजी ऑफ हायर पेंशन केसेस sought to be introduced through email dated 14/2/24 and clarification dated 18/1/25 travels beyond the statutory framework of 1995 pension scheme and cannot be sustained in law. Pro rata basis cannot be sustained in law. In such cases, the pensionable salary is required to be determined based on average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of 60 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund. Accordingly, first issue stands answered in the aforesaid terms. तो यहाँ पर जज साहब को ताली बजानी चाहिए कि भाई प्रो राटा बेसिस को खारिज कर दिया गया है। अब इसके बाद से जो पेंशन दी जाएगी वो लास्ट के 60 महीने की बेसिक प्लस डीए पर ही दी जाएगी। अब दोस्तों जो दूसरा इशू है कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एरियर्स, इसका क्या होगा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि भाई कोर्ट जो है, कोर्ट फाइंड सब्सटेंस इन द कंटेंशन, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर दिया गया है कि जो 11(4) है उसमें कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात नहीं गई है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात नहीं की है, वो यहाँ पर कहा गया है। मैं जानबूझ के आपको बीच की स्टोरी नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबी है और उसकी आपको जरूरत भी नहीं है। जो मुद्दे का पॉइंट है वो बताएंगे। Thus, where a statutory benefit is withheld for the reasons not attributable to employee, the concerned authority is under a legal obligation to compensate the employee by payment of interest. In the present case, the delay was occasioned directly by restrictive interpretation of 1995 pension scheme adopted by the respondent EPFO, which ultimately came to be corrected by Honorable Supreme Court in Sunil Kumar B case. Consequently, the petitioner cannot be made to suffer the erosion of value of his pension due to administrative or legal errors of the respondent. क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों यहाँ पर एट्रीब्यूटेबल नहीं है। जो भी डिले हुआ है तो उनके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगा सकता, किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगा सकता, ऐसा यहाँ पर कोर्ट का कहना है। और दोस्तों जब ईपीएफओ ने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा था कि भाई हम डबल इंटरेस्ट कैसे दे देंगे, अगर हम एरियर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट देंगे तो भाई ये जो एम्प्लॉय है ये रिटायर हो गया, इसने अपने पीएफ में पैसा रखा और उसके बाद उसने खुद भी पैसा लेके इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जितना भी इंटरेस्ट आना था उस पैसे के ऊपर वो तो एम्प्लॉय को मिल गया। हमको क्या मिला? हमको तो कुछ भी नहीं मिला। और इसीलिए हम एरियर्स के ऊपर नहीं दे सकते क्योंकि ये न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है एक दूसरे को।
जबकि कोर्ट कहते हैं कि भाई माना कि एम्प्लॉय ने पैसा ले लिया, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया, लेकिन जब तुमने पैसा वापस लिया तो वो इंटरेस्ट भी तो वापस ले लिया ना आपने। जब इंटरेस्ट ले लिया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरेस्ट देना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती की कोर्ट में केसेस चल रहे थे, तो ईपीएफओ की गलती है। ईपीएफओ बार बार कोर्ट में जा रहा था जबकि लॉ बिल्कुल सेटल्ड था। तो भाई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपने इंटरेस्ट वापस लिया वो इंटरेस्ट लोगों को वापस भी तो देना होगा। वो यहां पर कर रहा है कि हैविंग चार्ज द पिटिशनर इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेट फॉर अ पीरियड वेयर फंड्स रिमेन विथ हिम, द रिस्पोंडेंट्स कैनॉट यूज द सेम लॉजिक टू डिनाई हिम इंटरेस्ट फॉर द पीरियड हिज पेंशन एरियर्स वेयर अनड्यूली रिटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो जब एम्प्लॉय ने अपने पास पैसा रखा तो उससे आपने इंटरेस्ट ले लिया, तो फिर आपने भी तो उसका एरियस अपने पास रखा, तो जब आप उसको दे रहे हो तो आप भी तो पैसा दो, इंटरेस्ट दो। दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट in the peculiar facts and circumstances of the present case, principles of equity and fairness demand reciprocity. Yes, reciprocal होना चाहिए ना। If the respondents have levied interest upon the petitioner for delayed deposit of the amount of contribution on salary exceeding the wage ceiling, they cannot escape the liability to pay interest for corresponding delay in release of arrears of pension. फिर जज साहब ने एक दो केसेस का यहाँ पर रेफरेंस भी दिया गया, तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं therefore it is an admitted position that respondents have levied interest at varying rates on compound basis. Consequently, this court holds that petitioners shall likewise be entitled to interest computed on a compound basis and at corresponding applicable rates on the delayed payment of arrears pension. The second issue stands answered. एकदम क्लियर हो गया अभी यहाँ पर आपने इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया, तो जिस इंटरेस्ट के साथ आपने पैसा दिया उसी इंटरेस्ट रेट के साथ आप पैसा वापस करो। ईपीएफ ने बोला था जो स्टैंडर्ड ईपीएफ का रेट है उसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट लगाया था, तो उसी इंटरेस्ट के रेट से पैसा वापस देने के लिए बात आ रही है। तो दोस्तों जिनकी हायर पेंशन 1-2 साल पहले शुरू हो चुकी है, बढ़िया खबर, मस्त इंटरेस्ट आने वाला है आपको यहाँ पर, और आगे भी चलकर आपको पेंशन बढ़ के मिलेगी क्योंकि प्रो राटा भी यहाँ पर खारिज हो चुका है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा, वीडियो आखिर तक देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये सारी मेहनत वेस्ट है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि ऐसे वीडियोस चलते हैं, ऐसे वीडियोस लोगों को पसंद आते हैं, तभी वो और सीनियर सिटीजन्स को ऐसे वीडियो दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ही के तरह जो और सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी फायदा हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। अब चलिए आते हैं डिस्पैरिटी बिटवीन वेजेस कंसिडर फॉर कंट्रीब्यूशन एंड द वेजेस अडॉप्टेड फॉर पेंशनेबल सैलरी। यहाँ पर जज साहब कहते हैं it is a fundamental principle of any contributory pension scheme that there must be parity between the wages on which the employee pays their share and the wages used to determine the eventual benefit. जिस पे पैसा भरा जाएगा और जिस पे बेनिफिट मिलेगा वो दोनों सेम होने चाहिए। Any diversion between these two figures where the department accepts the contribution on higher wages but calculates the pension on lower one is inherently discriminatory and legally unsustainable. Once the respondents verified the higher wages for the purpose of collecting money from the petitioner, they were effectively stopped from the claiming that those same wages could not be verified for the purpose of paying the pension. एक बार आपने कुछ कैलकुलेशन करके पैसा ले लिया तो उसके बाद आपको अलाउ ही नहीं किया जा सकता वो कैलकुलेशन चेंज करने के लिए, ये यहाँ पर कहा सकता है और वही आपको पेंशन देने के लिए भी यूज करना पड़ेगा। This court finds that there exists a clear and unjustified disparity between the wages considered for contribution and wages adopted for pensionable salary. Issue number 3 is answered accordingly. इक्वल करके दे दो बोल रहा है, तो ये भाई साहब को यहाँ पर फायदा होगा क्योंकि 1 लाख रुपए तक का इनका डिफरेंस आ रहा था 90,000 से 1 लाख रुपए का, और इसके वजह से 122 रुपए महीना इनकी पेंशन बढ़ने वाली है। दोस्तों सुनने में 122 रुपए कम लगता है, लेकिन ये उनकी मेहनत का पैसा है जो उन्होंने वापस दिया था, तो क्यों नहीं लेंगे भाई 122 रुपए? 100% 122 रुपए वापस लेंगे। तो दोस्तों आइए फाइनली इस केस का कंक्लूजन पढ़ते हैं। बस 2 पेज का कंक्लूजन पढ़ा है, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बिल्कुल ध्यान देके आप सुनिएगा। In the view of the foregoing discussions, all the captioned writ petitions are disposed of in the following terms. The circular dated 18/1/2025 and the internal email dated 14/2/2024 are hereby squashed to the extent they prescribe the pro rata methodology for calculation of pensionable salary in higher wages. तो दोस्तों इन सर्कुलर को और ईमेल को इस बात के लिए स्क्रैश कर दिया है कि इसमें प्रोराटा बेसिस है, टोटली स्क्रैश नहीं किया है, सिर्फ प्रोराटा बेसिस का जो पॉइंट है उसको स्क्रैश कर दिया है।
Consequently, the respondents are directed to forthwith recalculate the pensionable salary of the petitioners on the basis of average monthly pay drawn during the contributory period of service in the span of 60 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund without applying the pro rata formula और bifurcating the service period. दोस्तों 60 महीने पर ही अब पेंशन मिलेगी. The respondent should ensure complete parity between the wages taken into account for recovery of differential contribution and those adopted for determination of pensionable salary, including due appointment of areas of dearness, apportionment of areas of dearness allowance, and pay revision benefits to the respective months to which they relate. The consequential areas of the pension arising therefrom shall also be recalculated and released to the pensioner. Wage parity होनी चाहिए. सबसे important, the respondents are directed to pay a simple interest at the rate of 8% per annum on the aforementioned areas of the pension arising from the recalculation of pensionable salary without application of pro rata formula and from the rectification of disparities between the wages considered for contribution purposes and those adopted for pension fixation. Such interest shall be calculated from the expiry of 15 days from the date of submission of joint option forms by the petitioners until the date of actual disbursement of areas. अब दोस्तों यहाँ पर जज साहब कह रहे हैं कि जब आप प्रोराटा बेसिस के फॉर्मूला के हिसाब से इनको पैसा देंगे तो डेफिनेटली इनकी पेंशन बढ़ जाएगी. पहले आपने कम दी थी, अब इनकी पेंशन बढ़ेगी. तो जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा कब से आएगा? डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेके जब तक इनको पेंशन शुरू हुई थी या आज तक पकड़ लीजिए, जब भी ये जजमेंट आया है तब तक इनको अब डिफरेंशियल अमाउंट आएगा. तो भाई डिफरेंशियल अमाउंट आएगा तो ठीक है, पर किसने रखा था? ईपीएफओ ने रखा था. तो ईपीएफओ क्या देगा इसके ऊपर? इंटरेस्ट. कितना देगा? 8% का इंटरेस्ट देगा. तो दोस्तों सिर्फ एरियस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एरियस के ऊपर तो मिलेगा, आगे के पॉइंट में बताऊंगा. जो आपको प्रोराटा का जो बढ़ के पैसा मिल रहा है उस पे भी 8% का इंटरेस्ट मिलेगा. तो अगर इन भाई साहब का, सुरेंद्र कुमार भाई साहब का यहां पर 3712 का डिफरेंशियल आ रहा था, तो इनको जब अकाउंट में आएगा तो 3712 के ऊपर 8% पर एनम का इंटरेस्ट लग के इनको डिफरेंशियल अमाउंट इनके अकाउंट में आएगा. और कब आएगा? 15 दिन के ऊपर निकालना है इसको. Furthermore, admittedly, the petitioners were not paid any interest on the delayed release of areas representing the difference between the pension payable on higher wages and the pension originally sanctioned upon the retirement, even though such amounts had become due immediately upon retirement. For instance, with regard in this petitioner, an amount of 13,33,882 towards the difference between the pension payable on higher wages and the pension originally sanctioned upon retirement was released in January 2025 without any interest. Accordingly, the respondents are directed to pay interest on the delayed release of the aforesaid areas, computed on a compound basis and at the same rates at which interest has been charged from the petitioner. जज साहब आगे कहते हैं, such interest shall be calculated from the expiry of 2 months from the date of retirement of the respective petitioners till the date of actual disbursement of areas. The entire exercise of recalculation, release of areas and payment of interest shall be completed within the period of 12 weeks from the date of receipt of certified copy of this order. 3 महीने के अंदर इनको एरियस के ऊपर भी पेंशन देना है, जो प्रोराटा का डिफरेंशियल आएगा उसके ऊपर भी 8% का पेंशन देना है 3 महीने के अंदर. It must be, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, it must be certified that the present judgment is judgment in rem intending to give benefit to all similarly situated persons whether they have approached this court or not. Reference in this regard must be made to the judgment rendered by a 2-judge bench of Honorable Supreme Court in state of Uttar Pradesh versus Arvind Kumar Srivastava. Therefore, the respondent authorities shall be duty bound to extend the benefit of this judgment to all similarly situated persons. दोस्तों जजमेंट इन रेम की एक खासियत होती है, भले आपने कोर्ट को अप्रोच किया हो या ना किया हो, जजमेंट सिमिलर इश्यू पे दे दिया है तो जो ईपीएफओ है उनको क्लियरली बोला है, दे आर ड्यूटी बाउंड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट टू ऑल द सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस. Such persons ought not to be compelled to approach this court for the aforesaid reliefs and shall be at liberty to submit appropriate representation to the respondent's competent authority within a period of 3 months from today. दोस्तों ये जजमेंट 27 मई 2025 को आया था. 3 महीने के अंदर जो भी लोग अपना लेटर दे देंगे ईपीएफओ अथॉरिटीज को कि भाई ये जजमेंट आया, इसका पूरा बेनिफिट मुझे दीजिए, उसको ये बेनिफिट ईपीएफओ को देना पड़ेगा विदाउट अप्रोचिंग टू द कोर्ट. Needless to say, the respondent's concerned authority shall process these claims expeditiously.
तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज इस पूरे जजमेंट की यही है कि हमको मतलब कि जिन जिन को ऑलरेडी पेंशन शुरू हो चुकी है इमीडिएटली एक लेटर लिखिए। इसमें इस जजमेंट का जो नंबर है वो नंबर क्या है, यहां पर है, देखिए ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये जो ऊपर में जजमेंट दिया गया है ना, इन द केस ऑफ सुरेंद्र कुमार एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नंबर है CWP 28189-2025 O&M, पंजाब हाईकोर्ट केस का। ये दोस्तों आपको साइट करना है, इसका जजमेंट का डेट लिखना है, इस जजमेंट की कॉपी लगानी है और आपको ईपीएफओ को बोलना है कि इसमें 3 चीजें दी है। पहला, प्रोराटा बेसिस फॉर्मूला नहीं लगेगा तो मेरी पेंशन बढ़ा के दो। दूसरा, क्योंकि मेरी पेंशन बढ़ेगी तो जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा वो मुझे दो और उस पर 8% का इंटरेस्ट भी दो। उसके बाद जो मुझे एरियस आया हुआ है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि ये यहां पर बोला है। चौथा चीज, जो मेरी वेजेस आपने कैलकुलेट की है पैसा लेने के लिए और पैसा देने के लिए, इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करो और देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो उसको मैच करो और मुझे पेंशन बढ़ा के दो। और दोस्तों ये जजमेंट इन रेम है। यहां पर ब्रार साहब का जो इस जजमेंट के जज है उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरप्रीत सिंह बार, इन्होंने जो जजमेंट यहां पर दिया है और उसको जजमेंट इन रेम कर दिया है, इससे बड़ी सोशल सर्विस दोस्तों हो ही नहीं सकती। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों दुआएं दीजिए ब्रार साहब को कि उन्होंने इतना बढ़िया जजमेंट दिया, और इमीडिएटली भागिए पेन पेपर लेके इस जजमेंट की कॉपी लेके, क्योंकि आपको फायदा होने वाला है, लाखों का फायदा होने वाला है दोस्तों। ऐसा जजमेंट हिस्टोरिक माना जाएगा, ऐसा जजमेंट बार बार नहीं आता दोस्तों। इसका फायदा दीजिए, डोंट मिस इट। और मैं आपको अब बता रहा हूं फिर से एक बार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबको फायदा होने वाला है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके भाई बंधु दोस्त मित्र मिस कर जाएंगे, और अगर वो मिस कर जाएंगे दोस्तों तो इससे बेकार डिस सर्विस आप अपनी दोस्तों और रिलेटिव्स के लिए नहीं कर सकते। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस जजमेंट को शेयर कीजिए। जिन जिन को हायर पेंशन मिली है सबका पैसा बढ़ना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी दलील पसंद आ रही है, आपको एफर्ट पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों वैल्यू एडिशन एकमात्र चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, हायर पेंशन के लिए लड़ रहा है। तो दोस्तों ये आपका कर्तव्य बनता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस लड़ाई में मेरा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में कमेंट कर बताएं, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो कमेंट में बोलिएगा कि बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई मजा नहीं आया तो लिख दीजिए कि अगले बार से भैया वीडियो मत बनाओ, हम आपकी बात नहीं सुनना चाहिए, हम नहीं बनाएंगे आपके लिए वीडियो। फिर कोई बात नहीं दोस्तों, हम इतनी कोशिश करते हैं पर लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। पता नहीं, लोग चाहते ही नहीं शायद कि उनका बेनिफिट हो। लेकिन फिर भी मुझे लोगों की अच्छाई पर भरोसा है। मैं मेरी जंग लड़ते रहूंगा, मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते रहूंगा, चाहे आप मेरा साथ दे या ना दे। उम्मीद यही है कि कोई तो आगे आएगा, साथ देगा। केसेस नहीं लड़ पा रहे कोई बात नहीं, आवाज नहीं उठा रहे पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, वही आपका साथ है इस जर्नी में। तो दोस्तों अगर आपको एफर्ट पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको जजमेंट कैसा लगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितने लोगों के साथ इस जजमेंट को शेयर किया, कितने लोगों की जिंदगी आपने बेटर करने की कोशिश की, कितने लोगों को आपने लाखों का फायदा दिया दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके और मेरे फायदे की बात नहीं है दोस्तों। यहां पर अन्याय हो रहा था ईपीएफओ की तरफ से, लोगों के पैसे हड़पे जा रहे थे, आर्बिट्ररी रूल्स बनाए जा रहे थे, मनगढ़ंत कहानियां यहां पर रची जा रही थी, सर्कुलर पे सर्कुलर इशू करके एक एक बेनिफिट हटाया जा रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सारे बेनिफिट एक एक करके कट जाएंगे, अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो दोस्तों हमको लड़ना होगा, और लड़ने के लिए जुडिशरी हमारे साथ है, लीगल सिस्टम हमारे साथ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए फिर से मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।